गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12वीं वीडियो हमारी कक्षा 11 की चल रही है और कक्षा 11 में हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में। तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है हर वीडियो में और हम लगभग सभी वीडियोस की बात कर रहे हैं। तो हर वीडियो में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा था कुछ अलग अलग प्रश्नावली के बारे में। अब हम आज बात कर रहे हैं अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। मैंने आपको एक दिन बताया भी था, थोड़ा बहुत हिंट दिया था, तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, थोड़ी सी डिटेल में आपको बता चुका था कि अगर अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई संख्या आ जाती है और उसको माइनस की संख्या आ जाती है तो हम उसका हल नहीं निकाल पाते, और जब इस तरह की कोई संख्या हमारे पास होती है जिसका हम हल नहीं निकाल पा रहे तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डाल देते हैं ना। ये कंडीशन हमने पहले बताई थी आपको और इसी चीज़ को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। जैसे इस प्रश्नावली का थोड़ा सा संबंध होता है आपके 10वीं क्लास वाली प्रश्नावली से। अब 10वीं क्लास में एक द्विघात समीकरण की प्रश्नावली हमने पढ़ी थी, इतना आपको याद होगा कि द्विघात समीकरण की प्रश्नावली हमने पढ़ी थी। और उस द्विघात समीकरण में जब एक टॉपिक आया था कि मूलों की प्रकृति बताइए, है ना, मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति क्या होती है, और मूलों की प्रकृति जब आपने निकाली भी थी तो ये कहा गया था कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, बिना सॉल्व किए बताइए। तो एक टॉपिक आपके पास आया था जो धराचार्य सूत्र में से निकल कर आ रहा था, और वो टॉपिक था b² - 4ac, यानी ये एक कंडीशन आ रही थी कि b² - 4ac। इसके तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ रही थी कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो, या b² - 4ac बराबर 0 हो, या b² - 4ac लेस देन 0। तो ये तीन कैटेगरी हमारे पास हैं। जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तो ग्रेटर देन 0 होता है तो इससे एक रिजल्ट निकल के आता है, वो पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवीजन ले रहा हूँ इस चीज़ का, कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है कि उसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये मान कैसा प्राप्त होगा, ये मान हमको धनात्मक प्राप्त होगा, है ना। अब धनात्मक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी संख्या जो 0 से बड़ी है, मतलब वो 1 से चालू हो जाती है और वो अनंत तक जा रही है, तो वो धनात्मक कहलाएगा। और अगर इस प्रकार की कोई सिचुएशन हमारे पास होती है तो हम ये कह देंगे कि ये मान धनात्मक है। और धनात्मक होने की स्थिति में ये कंडीशन, जो इसके मूल होंगे वो कैसे होंगे, इसके मूल वास्तविक होंगे, इसके मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, है ना। मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, ये कंडीशन हमारी आती है, ठीक है। ये b² - 4ac ग्रेटर देन 0 के बारे में हमने पहले बात की थी। फिर b² - 4ac बराबर 0 आता है, तो b² - 4ac बराबर 0 होता है, तो इसके लिए हमने कहा था कि मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं कि मूल वास्तविक है, यहाँ पर भी मूल वास्तविक है, ये दोनों बातें सेम है। लेकिन एक बात पे इस अंतर आता है कि यहाँ पर जो मूल प्राप्त होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मूल है वो कैसे होंगे, समान होंगे। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि मूल समान तो हैं, और ये भी ये वाला जो पद है ना, ये b² - 4ac, इसके बारे में कहा गया है कि धनात्मक है। इसी तरीके से लेकिन जब इसके मूल प्राप्त होते हैं, मूल मतलब x का मान प्राप्त होता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो धनात्मक ही होगा, ठीक है। मूल के बारे में हम कह रहे हैं वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। रियल नंबर क्या होता है, माइनस अनंत से शुरू होता है और प्लस अनंत तक जाता है। माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में कुछ भी मान आ सकते हैं, चाहे बटे के मान आ जाए, अपॉन में आ जाए, u/v में, इसमें p/q के रूप में आ जाए, है ना। इस प्रकार की जो वीडियोस, ये जो हमारे पास वास्तविक मान आते हैं, तो ये जितनी भी वीडियोस मैंने आपको आगे बताई थी उनके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक। भिन्न भिन्न होंगे मतलब अलग अलग मान प्राप्त होंगे। यहाँ पर क्या होगा कि अगर b² - 4ac बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक होते हैं। वास्तविक मतलब वही रियल नंबर से संबंधित होते हैं, ये वाले मान रियल नंबर से संबंधित होंगे। और कैसे होंगे, समान होंगे। अगर माइनस का मान प्राप्त हुआ है तो दोनों ही माइनस होंगे,
सेम संख्या होगी। अगर प्लस का कोई मान प्राप्त हुआ है तो भी दोनों संख्याएं समान होंगी और प्लस की होंगी। तो ये कंडीशन यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद ये आपकी पहली स्थिति थी, ये आपकी दूसरी स्थिति थी, और इस तीसरी स्थिति के बारे में हमने 10th क्लास में बात नहीं की, है ना। और 10th क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको यही कहा था कि अगर ये वाला मान आ जाता है तो बोर्ड लायक ये तो है ही नहीं, कि बोर्ड में ये चीज़ आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि जब हमने इसकी मूलों की प्रकृति के बारे में बात की थी तो इसमें जो मान प्राप्त होता है आपको b² - 4ac का जो मान होगा वो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? 0 से छोटा। अब 0 से छोटा होता है इसका क्या मतलब हुआ? 0 से छोटा होता है इसका मतलब हो जाता है कि मान कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। मान कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है। अब मान अगर ऋणात्मक प्राप्त होता है तो इसके जो मूल होते हैं, मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। अलग अलग होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं और असमान होते हैं। अब हमसे कहा जाए भाई इस तरह की, ये आप पढ़ चुके हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं, और इस कंडीशन के बारे में हमें नहीं पता, है ना। इस कंडीशन के बारे में हम नहीं जानते, तो हम इसके बारे में कुछ बात करें कि भाई इस तरह की कोई कंडीशन कैसी होगी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अब की बार नंबर 3 में, तीसरी स्थिति के बारे में। अब देखिए, जैसे कोई कंडीशन मान लीजिए ऐसी आ जाती है कि x² + x और +10 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण दे दी, x² + x + 10 बराबर 0। अब आपसे कहा गया कि इसके टुकड़े करिए, है ना। इसके टुकड़े करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। तो जब आप इसके फैक्टर करते हैं तो क्या पॉसिबल है कि गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए, गुणा करें तो 10 आए, और जोड़ने और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो आपको ये अच्छी तरह पता है कि अगर हम बात करते हैं 10 की, तो 10 के जो टुकड़े होते हैं वो 5 × 2 होंगे या 2 × 5 होंगे, यही होगा। यानी 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10, एक ही बात है। अब अगर इन दोनों 5 और 2 को हमने जोड़ा तो 7 आना चाहिए, तब टुकड़े संभव हैं। या 5 में से 2 को घटा दिया तो 3 आना चाहिए, तब टुकड़े संभव है। या एक स्थिति और हो सकती है कि 10 × 1 कर लिया जाए, है ना। 10 से कम 10 कर लेंगे तो 10 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 11 आना चाहिए। 10 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आना चाहिए। कुछ भी नहीं है हमारे पास, और हमसे कहा गया कि भाई इसके टुकड़े करिए। तो इस स्थिति में जब हमारे टुकड़े संभव नहीं होते हैं तब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, और वो कंडीशन कौन सी थी? वो थी श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना। याद होगा, श्रीधराचार्य सूत्र। अब धराचार्य सूत्र क्या होता है? ये होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये सूत्र था। इस सूत्र में a b c के मान बताइए। जैसे a क्या होता है? x² का जो गुणांक होगा वो a होगा, तो a = 1 हो गया। b क्या होगा? b है x का गुणांक, तो x का गुणांक 1 आ रहा है। फिर c आता है, और c का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या चीज़ आ रही है यहाँ पर? 10। तो ये मान हमने रख दिया। ओके। अब उसके बाद इन सभी मानों को जब इसमें रखते हैं तो वैल्यू हमको प्राप्त होती है x = -1 ± √b की जगह पर 1 का स्क्वायर हो गया, -4, a की जगह पर 1 आ गया, c की जगह पर 10 आ गया, और अपॉन में 2 × 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x = -1, ये -1 आया, ± √1 - 40 हो गए, और बटे में 2 आ गया। इनको सॉल्व कर दिया तो x = -1 ± √39 आ गया, और बटे 2 आ गया। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब देखिए, क्या ये आगे संभव है? क्या ये पॉसिबल है कि इस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर -1 आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, फिर माइनस का 39 आ गया। तो काल्पनिक संख्याएं हमारी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? काल्पनिक संख्या की जब स्टार्टिंग होती है तब मैंने आपको बोला था कि √ के अंदर अगर माइनस का चिन्ह आ गया तो वो संख्या काल्पनिक है। इसका मतलब आप इस 39 का मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, 39 का तो वैसे भी अगर हमसे कहा जाए कि केवल 39 का यानी +39 का √ करिए तो भी आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यूज़ तो होंगी लेकिन पॉइंट्स में चलेंगी, है ना। लेकिन फिलहाल अभी हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन अगर वो माइनस की हो गई तो किसी भी हालत में ही आंसर नहीं आएगा। अब आंसर नहीं आएगा तो ये काल्पनिक बन गई।
ठीक है, यही कंडीशन हमारी है। और इसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं कि जब हमसे कहा जाए 10वीं क्लास के लेवल पे अगर हम आ रहे हैं तब तो हम यहीं छोड़ देते हैं इसको और लिख देंगे कि किसी भी संख्या का अंडर रूट या ये संख्या काल्पनिक है। अब देखिए काल्पनिक क्यों हुई, कारण ये वाला। अभी तक आप उस चीज़ को रट रहे थे या याद कर रहे थे, जो भी था उस चीज़ को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि b² - 4ac की बात की थी हमने। जो मैंने 3 कैटेगरी मूलों की प्रकृति लिखी थी उसमें मैंने बात किसकी की थी? अभी मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे थे तो मैंने लिखा था केवल b² - 4ac, यही तो लिखा था। तो b² - 4ac यदि लेस देन 0 हो जाए, तीसरी कंडीशन में हमने यही लिखा था कि यदि लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 का मतलब ऋणात्मक प्राप्त हो, तो इसका मान, अंडर रूट की बात नहीं की थी, केवल b² - 4ac, अगर ये ऋणात्मक होगा तभी तो वो लेस देन 0 होगा। तो देखिए ऋणात्मक आया कि नहीं आया, -39 है ना, और ऊपर अंडर रूट लगा ही हुआ है। अगर ये ऊपर अंडर रूट लग जाता है तो इसके जो मूल हैं वो काल्पनिक हो जाते हैं। और फिर हम इसको ये लिख सकते हैं, इतना जरूर कर सकते हैं कि इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, जैसे x बराबर -1 प्लस अंडर रूट -39/2, या लिख सकते हैं x बराबर -1 प्लस -39/2। तो माइनस एक बार प्लस ले लिया है, यहाँ पर माइनस आएगा, तो एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, यही आंसर माना जाएगा, इसके आगे आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की बात 10वीं क्लास लेवल तक की हो गई। अब हम ये कहते हैं कि, या कोई आपसे ये कह देता है क्या इससे आगे वास्तव में नहीं जा सकते हम, है ना, क्या हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते? तो हमारा जवाब होगा कि बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये लेवल ऊपर चला जाएगा, 10वीं क्लास के लेवल पे नहीं आएगा फिर वो, है ना। तो हम इसको अभी मिटाते हैं, आपको कुछ थोड़ा बहुत नोट करना है तो कर लीजिए, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी नॉर्मल तरीके से आपको ये काम करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम इससे थोड़ा सा अपर लेवल पे कि -39 की बात हमने की कि भाई अंडर रूट -39 है। अब आप क्या इसको हल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर रूट आ रहा है। तो हम कैसे हल करते हैं? इसको हल करते हैं -1 × 39, ऐसे लिख देते हैं। -1 आ गया भाई, 39 है माइनस का, तो उसको हम क्या लिख देंगे? -1 × 39। जब इनका गुणा करेंगे तो यही चीज़ आ रही है ना। 39 का अंडर रूट निकल सकता है, कुछ भी निकलेगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 39 का अंडर रूट तो निकाल सकते हैं, चाहे पॉइंट्स में निकलेगा, लेकिन निकलेगा तो सही, कोई ना कोई आंसर तो आएगा इसका आंसर आएगा, पर इसका आंसर तो नहीं आएगा। -√1 आ रहा है जो, इसका आंसर नहीं आएगा। और जब इसका आंसर नहीं आएगा तो इस पूरी संख्या को हमने क्या मान लिया? आई लिख देते हैं, और इसको बोल देते हैं आयोटा, हिंदी में बोल देते हैं इसको आयोटा, और स्पेलिंग होती है इसकी IOTA, ऐसे आयोटा। ठीक है, तो आयोटा बोलते हैं इसको। और पीछे क्या चल रहा है? √39। अब अगर ये आई किसी भी संख्या के साथ लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि ये काल्पनिक संख्या है। और काल्पनिक संख्या का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक आता है वो इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर मैं 2 महीने भी निकालना चाहूँ इस पर, तो मैं 2 महीने आराम से निकाल सकता हूँ केवल इस टॉपिक के ऊपर। इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें इतने बड़े पे जाना ही नहीं है, हमें तो अपने लेवल के हिसाब से बात करनी है। तो हम अपने लेवल के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा इसके अंदर डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, और स्टार्टिंग कैसे करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ये जो आयोटा होता है इसकी क्या क्या वैल्यूज़ बन सकती हैं, है ना। कुछ वैल्यूज़ इनकी होती हैं, वो वैल्यूज़ कैसे बन सकती हैं, पहले हम उसी के बारे में बात करते हैं। और वो कंडीशन ये है, जैसे आयोटा का मान पूछा किसी ने, तो क्या बता देंगे आप? √-1, चाहे कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है कि भाई आयोटा इसी में आ रहा है। जैसे हमने कह दिया कि -16 ऐसे है, मैंने उस दिन आपको यही उदाहरण दिया था, इसीलिए मैंने इसको लिया है कि √-16 है, तो क्या होगा? इसके फिर टुकड़े करेंगे आप, इसके टुकड़े करेंगे तो -1 × 16 हो जाएगा, -1 अलग हो गया, 16 अलग हो गया, 16 का अंडर रूट 4 हो जाता है, इसको हमने आयोटा लिख दिया। अब ये आयोटा आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आयोटा 4 लिख दिया या 4 आयोटा लिख दिया तो दोनों में कोई फ़र्क हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आयोटा 4 लिख दिया तब भी वही बात है, 4 आयोटा लिख दिया जब भी वही बात है। ठीक है, ये एक संकेत बना रखा है बस।
अब किसी ने पूछ लिया कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आयोटा बराबर -1, अंडर रूट -1 हो गया ना, ये इसकी वैल्यू हो गई। उसके बाद अगर कोई कह देता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर, तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, भाई इनका गुणा करना है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा को जो मान है वो यही तो है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, -1। ये बात आपको 10वीं क्लास में बताई थी कि भाई अगर कोई भी अंडर रूट की संख्या है और सेम संख्या है, वो अंडर रूट में आ रही है और उनका हम गुणा करते हैं, तो वही संख्या हमें दोबारा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, फिर आयोटा क्यूब आता है। अब आयोटा क्यूब का आंसर निकालना है। आयोटा क्यूब का आंसर होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। सही है भाई, आयोटा क्यूब का मान निकालना है। आयोटा क्यूब का मान कैसे निकलेगा, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा हो गया, तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या है, अभी अभी निकाला है -1, और गुणा में क्या चल रहा है, आयोटा, इनका गुणा कर दिया दोनों का, तो माइनस आयोटा। ठीक है, तो आयोटा क्यूब का मान कभी भी पूछा जाएगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा। उसके बाद आएगा आयोटा 4। आयोटा 4 का मान होगा आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा स्क्वायर, दोनों का गुणा। अब आयोटा स्क्वायर का मान क्या है, -1, आयोटा स्क्वायर का मान क्या है, -1, -1 और -1 गुणा होता है तो आंसर क्या आता है, +1। ठीक है, तो हमें ये 4 वैल्यूज़ याद करनी है बस, और कुछ भी याद नहीं करना, और उसके बाद चाहे कोई भी सवाल आ जाएगा हम उससे उसका मान निकाल सकते हैं। आयोटा का मान अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, और आयोटा 4 का मान 1। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए इनके यूज़ कहाँ होते हैं, है ना भाई, हमने ये वैल्यूज़ तो निकाल ली, लेकिन हमसे पूछे कि भाई इनका यूज़ क्या है या कहाँ पे इनका यूज़ होगा, तो क्या यूज़ होगा। जैसे क्वेश्चन हमसे ये दे दिया गया कि भाई आयोटा की पावर 526, ऐसे दे दिया किसी ने, पॉइंट नहीं है ये, आयोटा है, आई के ऊपर बिंदी लगा देते हैं ना, वो कंडीशन है ये कि आयोटा की पावर 526 है। अब आयोटा की पावर 526 का मान पूछ लिया, मैंने तो 4 ही मान बताए आपको कि भाई आयोटा का मान होता है, फिर आयोटा स्क्वायर का मान होता है, आयोटा क्यूब का मान है, आयोटा 4 का मान है, तो इसका मान कहाँ से निकलेगा। इसका मान निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, जो भी संख्या आपको दी जा रही है उसमें 4 से भाग कर देना है, जो भी संख्या दी जा रही है ना, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर आपने 4 से भाग कर दिया। जब 4 से भाग कर देंगे तो 4 एकम 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, फिर 2 आ गया, 4 तिया 12 हो गया, ये कट गया पूरा, 6 आ गया, 4 एकम 4 हो गया, कितने बच गए, शेष बच गए 2। तो ये जो लॉजिक हमारे पास आए हैं इसको हम इसमें सेट करते हैं, इस भाग को, कि जब हमने 526 में 4 का भाग दिया तो भाग कितनी बार, तो पूरा पूरा गया, 131 बार पूरा गया, तो हम लिखेंगे आयोटा की पावर 4 की पावर 131। जिससे भाग दिया जा रहा है वो तो यहाँ रहेगा, मतलब ये भाजक है ना। भागफल क्या आया 131, वो 131 इसकी घात में आ जाएगा, फिर बच गया शेषफल, इस शेषफल को यहाँ लिख दिया जाएगा। अब इसकी पावर को मिला के देखिए क्या 526 बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। 4 को इससे गुणा करेंगे तो 524 आ रहा है, 4 एकम 4 हो गया, 13 चौक 52 हो गया, तो 524 हो गया। 524 और ये 2 पावर, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 524 और 2 टोटल मिला के कितने हो गए 526, है ना। ये स्थिति हमारे पास आ गई। अब हल कैसे करेंगे, आयोटा की पावर 4 का मान क्या बताया था अभी, 1 होता है, 1 की पावर 131 हो गई, है ना। और आयोटा स्क्वायर का मान क्या बताया था, -1 बताया था। तो 1 की पावर कितनी भी हो, कुछ भी 1 की पावर कितनी भी हो, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। और यहाँ से क्या आया -1, दोनों का गुणा कर दिया, आंसर क्या आ गया -1। यानी आयोटा की पावर 526 का मान हमसे पूछा गया और आंसर क्या निकल गया -1। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे ये पूछ लिया फिर ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन दे दिया, ये आंसर निकाल लीजिए, कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारे मान याद करने हैं, बस 4 मान याद करने हैं और उन 4 मानों के आधार पर ये मान निकल जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमसे कह दिए, कोई कह देता है कि भाई 729, आयोटा की पावर 729 का मान ज्ञात कीजिए, है ना, सेम सिचुएशन आ गई। तो 729 में 4 का भाग लगा दिया, 4 एकम 4 हो गया, 3 आ गया, 4 8 32 हो गया,
ये कट गया पूरा, फिर यहाँ आ गया 9, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, ठीक है, यहाँ 1 बच गया। अब इसके टुकड़े क्या बनेंगे, आयोटा की पावर 4 जिससे भाग दिया जा रहा है वो अंदर रहेगा, उसके ऊपर पावर क्या रहेगी 182, और इनटू में जो यहाँ पर शेषफल बचा हुआ है वो इनटू में रहेगा। तो आयोटा एक पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब देखिए क्या ये जो हमने लिखा है और ये लिखा है दोनों चीज़ें सेम है। 4 को इससे गुणा किया तो 728 आ रहा है, ठीक है, 728 और 1 729 हो गए। अब जब इसका मान निकालते हैं तो आयोटा की पावर 4 का मतलब 1 होता है, 1 की पावर 182 हो गया, इंटू आयोटा हो गया। आयोटा का मान नहीं रखना, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे एक पावर आ रही है तो आयोटा का मान √-1 नहीं रखेंगे आप, क्योंकि उसका मान नहीं निकल रहा था, इसीलिए तो आई माना है इसको, नहीं तो ज़रूरत ही क्या थी मानने की, है ना। तो इसको ऐसे कैसे ही छोड़ना है। अब 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, ये 1 हो गया, इंटू आयोटा आ गया और आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होता है। इस तरह ये जो छोटे मोटे सवाल हैं ये अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, इनको नोट करिए।